तो अभी हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा था कि डाइपोल क्या है और उसका एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाली है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल हैपन व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होने वाला है कि जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने वाले हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है और उसके बीच में हमने यहाँ पे एक डाइपोल प्लेस्ड कर दिया। लेट करो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज दिस साइड है ए पर और पॉजिटिव चार्ज दिस साइड है बी पर। तो यहाँ पे दो फोर्स बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो एक नेगेटिव चार्ज पे लगेगा और एक जो पॉजिटिव चार्ज पे लगेगा। तो जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस साइड, ये एफ ए वाला फोर्स हो गया। और जो पॉजिटिव वाली चार्ज पे फील्ड लगना है, फोर्स लगना है, वो हमेशा फील्ड के सेम डायरेक्शन में लगेगा। दैट मीन फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में रहने वाला है। लेट अस कंसीडर ये एफ बी फोर्स हो गया। अब में दो फोर्स मिल चुके हैं जो इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में पढ़ा था कि F इज इक्वल टू क्यू ई। तो इस पे नेगेटिव वाले पे लगा है माइनस क्यू ई, इस पे लगा है प्लस क्यू ई। तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिले हैं, इसलिए अभी हमें नेट फोर्स जीरो मिलने वाला है। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना होगा? तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल रहने वाला है यहाँ पर जीरो, क्योंकि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल ईच अदर। बट यहाँ पे एक नई थ्योरी आएगी जो 11th में पढ़ा था कि टॉर्क बनेगा। टॉर्क बनाने के लिए भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स चाहिए, बट वो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे चाहिए। जैसे अगर ये दो इक्वल अपोजिट फोर्स एक ही पॉइंट पे आ गए दोनों, तो यहाँ पे टॉर्क नहीं बना है। लेकिन दो इक्वल अपोजिट फोर्स इस तरह से आ गए कि एक इस पॉइंट पे है एक इस पॉइंट पे है, तो बॉडी यहाँ पे रोटेट करना शुरू करेगी, दैट मीन इस पे टॉर्क बनेगा। तो अगर यहाँ देखें तो डाइपोल में एक फोर्स इस एंड पर है और एक फोर्स इस एंड पर है, तो दो इक्वल अपोजिट एंड टू डिफरेंट पॉइंट पे दो फोर्स बन रहे हैं, तो जो हमें क्या बना कर देंगे? टॉर्क बनाएंगे। तो टॉर्क के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की जगह हम यहाँ पे क्यू ई लगा लें एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, तो यहां पर ये डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस बी सी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने यहाँ पे माना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें बी सी मिल गया। क्यू ई को इस तरह से रखते हैं, बीसी की वैल्यू यहां से निकालते हैं, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं और इस ट्राइंगल में हमें बीसी का वैल्यू निकालना है। लेट दिस एंगल बी थीटा। तो इस ट्राइंगल में अगर बात करें एबीसी में, तो बीसी हमको निकालना है, दैट मीन एंगल के सामने परपेंडिकुलर आया और हाइपोटेनस हमें गिवन है जो डाइपोल की लेंथ है यानी कि 2l। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का sin थीटा हम यूज करेंगे। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास बीसी आ गया, हाइपोटेनस गिवन है 2l। तो अगर बीसी का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करा जाए तो मिल जाएगा हमको 2l sin थीटा। तो बीसी 2l sin थीटा यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू को इनटू 2l sin थीटा। चार्ज इंटू डिस्टेंस, q इंटू 2l बनता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट p। p होगा q इंटू 2l। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फॉर्मूला q इंटू 2l इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। तो वैल्यू यहाँ पे लगा है q इंटू 2l की, तो इट बिकम p e sin थीटा। So this is the formula of torque and denoted by tau. So tau is equal to p e sin theta. अगर इसके वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो sin थीटा को यहाँ से रिमूव करेंगे और दोनों p और e के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। तो दिस इज बिकम tau is equal to p क्रॉस e। तो डाइपोल में टॉर्क के दो फॉर्मूले हमें देखने को मिलेंगे, एक p e sin थीटा और एक tau is equal to p क्रॉस e। अगर हमें वेक्टर फॉर्मूला लिखना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज नॉर्मल फॉर्मूला ये रखेंगे। अभी हमें डिस्कस करना है कि इस टॉर्क की वजह से डाइपोल यहाँ पे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब जब डाइपोल रोटेट करेगा तो उसमें कितना वर्क डन होने वाला है? तो वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल डाइपोल के रोटेट होने में कितना वर्क होगा? तो सपोज दैट के एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल प्लेस्ड है, दिस नेगेटिव चार्ज
and this is positive charge at a point A and B. तो इस पे कितना टॉर्क था वो भी हमने पीछे पढ़ा है। वर्क डन देखेंगे तो वर्क डन का इलेक्ट्रिक का वर्क फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो यहाँ पे थोड़ा चेंज होएगा क्योंकि यहाँ पर रोटेशन वर्क डन है, तो रोटेशन में फोर्स की जगह हम यहाँ पे टॉर्क लेंगे। और डिस्टेंस नहीं है, ये बॉडी आगे या पीछे मूव नहीं कर रहा है डाइपोल, ये यहीं से रोटेट कर रहा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे यानी कि थीटा। तो अगर हम टोटल वर्क डन निकालें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टाउ इनटू डी थीटा। इंटीग्रेशन के लिमिट हम सपोज करते हैं कि ये कोई थीटा एंगल पे इंक्लाइन था, वहां से रोटेट करके थीटा 2 एंगल इसका हो जाता है। तो दिस बिकम थीटा 1 टू थीटा 2। टाउ का वैल्यू यहाँ पे लगाना है हमें, तो दिस इज थीटा 1 टू थीटा 2। टाउ का वैल्यू यहाँ लगाया पीई साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन करें, पी को थोड़ा मान लेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो दिस बिकम इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रल का फॉर्मूला हमको याद होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा हमको मिल जाएगा माइनस कॉस थीटा एंड वैल्यू थीटा 1 टू थीटा 2। अप्लाइंग द लिमिट्स, सो वी हैव PE माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो दिस बिकम कॉस थीटा 1। तो वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इज PE cos theta 1 minus cos theta 2। लेट अस सपोज के इस फर्स्ट एंगल को मान लेते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। सपोज दैट डाइपोल को रोटेट कराया, फर्स्टली इसको थीटा पे रखा है, देन उसको रोटेट कराया कि हमें थीटा पर लेके जाना है, तो उसमें कितना वर्क डन होगा। तो वैल्यू पुट करें तो W इज इक्वल टू PE cos थीटा की जगह एंड cos थीटा की जगह यहाँ पे 90 लगाएंगे, cos 90। तो दिस इज W इज इक्वल टू PE माइनस cos थीटा एंड cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। तो वर्क के दो फॉर्मूले दे सकते हैं कि अगर आपको दो इनिशियल एंड फाइनल एंगल गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड इनिशियली अगर डाइपोल 90 के एंगल पर है, देन रोटेट आपने किसी एंगल पे कराया तो उसका फॉर्मूला देने वाला है माइनस PE cos थीटा। अगर इनिशियली डाइपोल 0 डिग्री पे इंक्लाइंड है, देन वहां से रोटेट करा के आपने थीटा पर लेके जाना है, तब फॉर्मूला वर्क डन करके करेंगे माइनस यहाँ वैल्यू पुट करेंगे माइनस cos थीटा एंड प्लस cos 0। cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो दिस फॉर्मूला बिकम PE माइनस cos थीटा प्लस 1। तो एक बार का फॉर्मूला ये लेने वाला है। तो वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल डिपेंडिंग करेगा कंडीशन या क्वेश्चंस में कितने एंगल और किस एलाइनेशन पे इंक्लाइंड है। अगर दो डिफरेंट एंगल्स गिवन है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। डाइपोल इनिशियली परपेंडिकुलरली गिवन है, फाइनली जिस एंगल पे इंक्लाइंड होता है उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इनिशियली वो 0 डिग्री पर है और फाइनली किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो जाता है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ डाइपोल। एनर्जी ऑफ डाइपोल के लिए वर्क डन ही चेंज हो जाएगा एनर्जी में। एंड वर्क डन 90 टू थीटा वाला हमने देखा था कितना आया था, 90 टू थीटा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। 90 टू थीटा वर्क डन आया था माइनस PE cos थीटा इज इक्वल टू एनर्जी। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा माइनस PE cos थीटा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज माइनस PE cos थीटा। डाइपोल के दो केस हो सकते हैं, या तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहने वाला है या अनस्टेबल रहने वाला है। तो अगर कोई डाइपोल यहाँ पे प्लेस्ड है तो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा जब ये डाइपोल पे नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कहलाएगा जब नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। नेट टॉर्क 0 दो कंडीशन पे हो सकता है।
एज वी नो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पीई साइन थीटा। तो दो एंगल पर ये नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, या तो थीटा जीरो पर या फिर थीटा 180 पर, क्योंकि साइन जीरो भी जीरो देने वाला है और साइन 180 भी जीरो देने वाला है, तो दोनों एंगल पर ये जीरो हो जाएगा। तो जिस एंगल पर टॉर्क जीरो हो जाएगा, डाइपोल पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, नहीं कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा था, तो उस पर ये डाइपोल इक्विलिब्रियम कंसीडर किया जाएगा। और इसके लिए दो एंगल हमें मिल जाएंगे, cos 0 और cos 180। लेकिन एक केस में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा और एक केस में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो जिस केस में थीटा जीरो होगा उसमें ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जिस केस में थीटा 180 हो जाएगा उसमें ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल एंड अनस्टेबल, थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो पे अगर हम एनर्जी चेक करें तो cos जीरो का वैल्यू 1 हो जाएगा एंड दिस बिकम माइनस पीई। तो इस केस में एनर्जी हमें मिलेगी माइनस पीई, और ये एनर्जी हमारे पास मिनिमम एनर्जी कहलाएगी बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। एंड थीटा इज इक्वल टू 180 अगर हम एनर्जी में पुट करें तो ये एनर्जी हमें मिल जाएगी माइनस पीई इंटू माइनस 1, cos 180 माइनस 1, दैट मीन ये मिलेगी हमें पीई। और यहाँ पे ये एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम कहलाएगी। तो डायरेक्टली पूछा जाता है सभी कॉम्पिटिशन एमसीक्यूज वगैरह में कि डायरेक्टली स्टेबल इक्विलिब्रियम डाइपोल कब देने वाला है, तो डायरेक्ट थीटा का वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए कि 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल पर एनर्जी माइनस पी, दैट मीन मिनिमम एनर्जी केस में देखने को मिलती है डाइपोल में, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर थीटा 180 डिग्री होगा और इस केस में एनर्जी मैक्सिमम यानी कि पीई एनर्जी देखने को मिलेगी। अभी जो केस था वो डाइपोल का, वो यूनिफॉर्म एनर्जी में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस था डाइपोल। लेकिन अभी देखेंगे कि व्हाट विल हैपन डाइपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म में एक चीज होती है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सारी फील्ड लाइन पैरेलल होती हैं, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में पैरेलल देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ इस टाइप की नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा क्लोजर है एक दूसरे को, तो वहां पर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है। अगर इस केस में कोई हम डाइपोल प्लेस करते हैं, केस में कोई डाइपोल कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर माने कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इस केस में मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो इस पे जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा, दैट इज QE1, और इस पे जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट में रहता है और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स सेम डायरेक्शन में रहता है। तो यहाँ पे फोर्स लग गया QE2 एंड दोनों फोर्स एक दूसरे के सेम नहीं है यहाँ पे। तो दैट मीन यहाँ पे नेट फोर्स आपको जीरो नहीं मिलेगा। नेट फोर्स इज नॉट जीरो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो मिल रहा है, बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो नहीं है। एंड टॉर्क तो हमने देखा था, पीछे लग भी रहा था, टॉर्क भी जीरो नहीं है। दैट मीन टॉर्क की वजह से बॉडी रोटेट करेगी और फोर्स की वजह से बॉडी लीनियर मोशन करेगी। तो दिस डाइपोल्स मोशन लीनियर एज वेल एज रोटेशनल। तो इसके पास दो टाइप्स का मोशन होने वाला है, लीनियर एज वेल एज रोटेशनल मोशन। जब डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आना है तो वो रोटेशन के साथ साथ लीनियर मोशन भी दिखाएगा, लाइक अ व्हील ऑफ साइकिल। साइकिल का जब व्हील होता है तो वो रोटेट करता है एंड देन आगे भी बढ़ता है। तो दिस मोशन इज कॉल्ड लीनियर एज वेल एज रोटेशनल। तो वही मोशन यहाँ पे डाइपोल का होगा, तो ये घूमते हुए इस तरह से आगे की तरफ आएगा। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में ओनली डाइपोल अपनी पोजीशन पे सिर्फ रोटेट करना है, तो दिस है ओनली रोटेशनल मोशन। तो यहां पे ओनली रोटेशनल मोशन है। ओनली रोटेशनल मोशन।
but whenever dipole placed in German form, rotational as well as linear. तो अभी डाइपोल के बारे में आप इतना सब जान लें और उसके बाद यहाँ पर 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे कि अगर हमें पॉइंट चार्ज गिवन ना होके चार्ज किसी ऑब्जेक्ट में पूरी लाइन में चार्ज फैला हुआ है तो उसे हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, या चार्ज किसी बॉडी के पूरे सरफेस में आ गया तो उसे कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, या बॉडी के अंदर चार्ज अगर है तो उसे माना जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम बात करें लीनियर चार्ज डेंसिटी की, सपोज करो कोई हमारे पास एक लाइन है एंड उस पे सारा चार्ज फैला हुआ है तो इसे कंसीडर किया जाएगा इट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग अ वन डायमेंशनल लाइन स्पेस। एक ही लाइन पर चार्ज फैला हुआ है और यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसीडर की जाएगी लैम्डा और इसकी डिफाइन होगी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा इसको डिफाइन करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी को और इसका फॉर्मूला देने वाला है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऐसा यूनिट रहेगी चार्ज की रहेगी कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर। अगर सरफेस में चार्ज है, मान लीजिए कोई भी 2D फिगर है और उसके ऊपर कोई चार्ज आ गया तो इसे कंसीडर किया जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को दिखाएंगे हम यहाँ पर सिग्मा से। एंड सिग्मा का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। किसी भी एरिया में जो चार्ज फैला हुआ है दैट चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी चार्ज पर मीटर स्क्वायर। अगर कहीं पर चार्ज इंटरनल बॉडी के अंदर फैला हुआ है, कोई स्फीयर बॉडी है और उसके अंदर चार्ज आ गया, वॉल्यूम के अंदर चार्ज आ होगा तो इसे कहेगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी डेंसिटी को दिखाएंगे रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है एंड दिस फॉर्मूला इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और इसकी ऐसा यूनिट बनेगी कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम पर मीटर क्यूब। तो इसको थोड़ा सा आगे क्वेश्चन हमें मिलेंगे और क्वेश्चन हमें लीनियर चार्ज एंड सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज को थोड़ा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस चार्ज की डेंसिटी और किस टाइप में चार्ज फैला हुआ है तो वहां ये थोड़ा हेल्प करेगा गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले एक और टॉपिक हम सबसे पहले देख लेते हैं, दैट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह एक एब्स्ट्रैक्ट का टॉपिक है कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी को बनाया है यहाँ पर कि किसी रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसके लिए बनाया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टर्म है हम उसको डिनोट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, माने किसी एरिया सरफेस में कितनी फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रही है, इस एरिया से कितनी फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रही है, दैट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन यूनिट एरिया, किसी भी यूनिट एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वही हमारा क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे ई डॉट ए। अगर इसको डॉट प्रोडक्ट ओपन करें तो हमारे पास फ्लक्स मिलेगा ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, ई डॉट ए है, ई है कॉस थीटा। अब ई ए जो एंगल है थीटा वो किस किस के बीच में है, ई के और एरिया वेक्टर के। अभी तक एरिया जो था वो हमारे लिए स्केलर था, पहली बार एरिया को हम यहाँ पे वेक्टर बनाने वाले हैं। वेक्टर मतलब जिसके पास कोई डायरेक्शन होगी, क्योंकि अभी हमें डायरेक्शन देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में। तो एरिया किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, उनके बीच दोनों के एंगल जो मेजर करेंगे वो यहाँ पे एंगल है। सपोज करो मेरे पास कोई बॉडी है एंड इसकी सरफेस से जो भी लाइन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जाएगी वो ही इसका कहलाएगा एरिया वेक्टर। तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लाइन ही हमारे लिए किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर बन जाएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी एंड एरिया वेक्टर भी इसकी सरफेस से बाहर रहेगा, तो इस केस में हमारे पास एंगल 0 मिलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए डायरेक्टली हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करता है, सिर्फ बता सकता है कि यहाँ पे फील्ड लाइन ज्यादा है या कम है, और उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ई ए कॉस थीटा और ए को यहाँ एरिया वेक्टर के टर्म में कंसीडर करना है और इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर निकालने के लिए याद रखना है कि वो किसी भी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लाइन होना है। जैसे अगर ये सरफेस एक एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर इसकी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लाइन, ये लाइन एरिया वेक्टर कहलाएगी। और अगर इस सरफेस का निकालना है तो इसकी इधर की तरफ परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लाइन, ये लाइन एरिया वेक्टर कहलाएगी। ये सब हमें गॉस थ्योरम में आगे हेल्प करने वाला है। तो नाउ कम टू द गॉस थ्योरम
जो कि शायद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो गॉस थ्योरम भी इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा एक्सप्लेन करता है, और जहां पे कूलम लॉ के लिए कुछ लिमिटेशन थी, वहां थोड़ा गॉस थ्योरम ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो कूलम लॉ की लिमिटेशन के बारे में अगर थोड़ा समझें तो कूलम लॉ की दो लिमिटेशन मेनली देखी गई कि कूलम लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। अगर ये वाले पेन पे अगर बहुत सारा चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो गया एंड दिस नॉट बिकम अ पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पे अगर फील्ड निकालना है तो वह कूलम लॉ कोई एंट्री नहीं देता, क्योंकि कूलम लॉ के लिए आप सिर्फ पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे। दूसरा कि व्हेनेवर चार्ज इज इन मोशन, जब चार्ज मोशन में आएगा तो वहां पे कूलम लॉ नहीं लग पाएगा। कूलम लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्ज, रेस्ट चार्ज। तो गॉस थ्योरम ने उन सारी वैल्यू को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले समझते हैं गॉस थ्योरम है क्या। तो गॉस थ्योरम ने कहा कि किसी भी क्लोज सरफेस का, सपोज यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स रहने वाला है वो चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होने वाला है। चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होने वाला है। सपोज दैट अगर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो गॉस थ्योरम कहेगी कि इसका फ्लक्स जो है वो इसमें रखी टोटल चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगा। दैट मींस फ्लक्स हो जाएगा 2/एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ पे सरफेस को थोड़ा समझना है कि क्लोज सरफेस कौन सी होगी। तो दो टाइप के सरफेस देखने को मिलेंगे आपको, एक ओपन सरफेस और एक क्लोज सरफेस। तो गॉस थ्योरम ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस। तो सबसे पहले समझे क्लोज सरफेस ये क्या है। तो डायरेक्टली अगर समझे तो एनी 3D फिगर भी क्लोज सरफेस होगी, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में ऐसी फिगर जो स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे अगर यहाँ पे मैंने ये पेन रखा तो यह स्पेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इस पेन के बाहर का स्पेस और एक इस पेन के अंदर का स्पेस। अगर इस पेन को बहुत ही थिन कर लिया जाए तो इसके अंदर का कोई स्पेस कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस केस में ये ओपन सरफेस कहलाएगी। लेकिन ऐसी सरफेस जो स्पेस को दो पार्ट में ब्रेक कर दे, जैसे एक रूम आ गया तो एक रूम जो होगा वो स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक रूम के बाहर का स्पेस अलग रहेगा और एक रूम के अंदर का स्पेस डिफरेंट एटमॉस्फेयर वहां पे रहने वाला है, तो वो हमें क्लोज सरफेस में आएगा। और सिर्फ एक प्लेट अगर हम देखें, ये हैंड देखें, तो इसके बाहर और अंदर का स्पेस में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अंदर इतना थिन है कि अंदर कोई स्पेस ही नहीं है, तो ये ओपन सरफेस कहलाएगी। तो ऐसी सरफेस जो स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दे वो क्लोज सरफेस हो जाएगी, कि बाहर का स्पेस अलग अंदर का स्पेस अलग। और ऐसी एनी 3D शेप हमारे लिए क्लोज सरफेस का काम करेगी, लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर। कौन है हेमिस्फीयर, काफी सारी 3D शेप्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। तो क्लोज सरफेस के लिए ही गॉस थ्योरम लग पाएगा, और क्लोज सरफेस के लिए गॉस थ्योरम कहेगा कि उसका जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उसमें रखे टोटल नेट चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि गॉस थ्योरम को प्रूव क्या होगा। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो लेट अस कंसीडर अ इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड हियर and it makes an electric field E in this direction. Firstly, because we know कि गॉस थ्योरम एक क्लोज सरफेस के लिए लगेगा, वो क्लोज सरफेस रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ तो क्लोज सरफेस नहीं है, क्योंकि पॉइंट चार्ज स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है। पॉइंट चार्ज सिर्फ यहाँ पे आ गया, लेकिन इससे दो पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ, दैट मींस ये क्लोज सरफेस नहीं है। तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए यहाँ पे हमें एक क्लोज सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी। अगर ये पॉइंट चार्ज खुद में ही एक क्लोज सरफेस होता तो यहाँ पे शायद ही हमें क्लोज सरफेस में बनानी पड़ती। लेकिन अभी क्योंकि पॉइंट चार्ज एक क्लोज सरफेस नहीं है, तो यहाँ पे एक क्लोज सरफेस हम इमेजिन करते हैं। लेट यहाँ पे एक स्फीयर इमेजिन करते हैं। एक स्फीयर के अंदर ये पॉइंट चार्ज को कंसीडर कर लिया, एंड स्फीयर का जो भी एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लाइन होगा। अब अगर कोई कर्व सरफेस है, उसकी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लाइन हमेशा ये लाइन नहीं होने वाली है। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लाइन उसकी वो लाइन होगी जो उसके सेंटर से आएगी।
ये लाइन इसका एरिया वेक्टर कहलाएगा, ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर आउटपुट लाइन कहलाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था और एरिया वेक्टर भी इसका इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो लाइन सेंटर से आएगी वही इसकी परपेंडिकुलरली आउटपुट लाइन कहलाएगी, वो इसका एरिया वेक्टर बनता है। तो इस डायरेक्शन में भी एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आ रहा है, इधर भी क्योंकि सेंटर से आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आ रहा है यहाँ भी, एंड हर जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रहने वाला है। दैट मीन हर एक पॉइंट पे जो थीटा का वैल्यू है वो कितना मिलने वाला है हमें, 0। तो सबसे पहले एक थ्योरी लेटर spherical cosine surface such that the angle between E and A is 0 at every point। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हमारे पास क्लोज इंटीग्रल E ds, इंटीग्रेशन की टर्म में समझते हैं, लिखेंगे cos थीटा एंड E बाहर निकालें, इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा की जगह यहाँ लगाएं cos 0, क्योंकि एवरी पॉइंट पर एंगल हमें 0 मिल रहा है। एरिया कैलकुलेट करें तो दिस एरिया, लेट्स कंसीडर रेडियस r, तो दिस एरिया इज 4 pi r square, so this area of sphere is 4 pi r square and cos 0 1। electric field of due to point charge is 1 upon 4 pi epsilon naught। electric field due to point charge is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर पुट किया, which is given by कूलम लॉ, तो which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught charge upon r square into 4 pi r square हम ऐसे ही रखेंगे यहाँ पर, and 1 r square कैंसिल हो जाना है, 4 pi कैंसिल हो जाना है, तो दिस फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज over epsilon naught, and this is Gauss theorem। Gauss theorem proved by Coulomb law, proof of Gauss theorem। अब गॉस थ्योरम के लिए एप्लीकेशंस यहाँ पे हमें मेनली देखने को मिलेगी। सबसे पहले एप्लीकेशंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर अगर हम कंसीडर करें तो वहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी होगी। तो सपोज दैट यहाँ पे कोई एक इनफाइनाइटली वायर है, एक इनफाइनाइटली कोई लॉन्ग वायर माने, एंड विच विल हैव अ चार्ज, एंड इसकी जो फील्ड लाइन होगी वो आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है दिस वे और दिस, हर एक पॉइंट पे फील्ड लाइन आउटवर्ड ही होगी। अगेन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक एक लाइन वायर अभी भी अपने आप में क्लोज सरफेस नहीं है, क्योंकि लाइन वायर की सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करती, तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। वो क्लोज सरफेस हम यहाँ बना लेते हैं, एक सिलेंडर, एक लाइन है उसके अंदर एक सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं, और इस तरह से कि वो सिलेंडर इस लाइन के एक्सिस को, ये लाइन उस सिलेंडर के एक्सिस पर प्लेस्ड हो। तो लेट अस कंसीडर अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेने का ये रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके एरिया वेक्टर के बीच एंगल सिमेट्री में रहे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्फीयर ले लेंगे तो स्फीयर का हर एक एरिया वेक्टर रेडियली होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलरली ऑफ द लाइन है जो रेडियली नहीं है, तो इसलिए ए और ई के बीच के एंगल डिफरेंट डिफरेंट हर एक पॉइंट से मिलेंगे। जबकि हमें ऐसी गॉसियन सरफेस यहाँ कंसीडर करनी है कि जिसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री रहे, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू दोनों की सेम रहे। तो यहाँ हमने इसी तरह से एरिया वेक्टर गॉसियन सरफेस को सिलिंड्रिकल कंसीडर किया ताकि इसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में यहाँ पर आ गया, तो यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन यहाँ पर एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से आउट परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जाएगा, तो इस लोअर बेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनेगा। सिमिलरली ऊपर वाले बेस पर भी ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बनेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के इधर है। अभी भी हमें दो एंगल दिखाई देंगे यहाँ पर कि जो पूरी कर्व सरफेस पे बनेंगे तो दैट इज 0 डिग्री, और जो बेस पर बनेंगे दैट इज 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करें और फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएं, क्लोज इंटीग्रल E ds
cos जीरो। अगर हम cos जीरो लगाएंगे तो ये प्लस हम निकालना है इसके सरफेस पर, क्योंकि जहां जहां कर्व सरफेस है वहां पे एंगल जीरो मिल रहा है। दिस एंगल इज 0 डिग्री एंड हियर एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर हम बेस पे लगाएंगे तो हमें मिलेगा क्लोज इंटीग्रल ई डी एस cos 90 डिग्री बेस के लिए, because there are two bases to multiply by 2। E बाहर निकालें तो क्लोज इंटीग्रल सी एस ए ऑफ डी एस और cos जीरो का वैल्यू 1 लगा दें, 2 को ऐसे रखें, E बाहर निकाल के इंटीग्रेशन ऑफ डी एस करेंगे बेस का, मल्टी cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू को जीरो बना देगा। ई एस ए सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, सी एस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच एंड लेट्स कंसीडर इसकी लेंथ अगर एल है तो मानेंगे इसे 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल और बाकी ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। तो प्लस हमें मिला यहाँ पर ई इंटू 2 पाई आर एल। अब चार्ज कैलकुलेट करते हैं, इस लाइन पे कितना चार्ज है। तो चार्ज देखने के लिए देखेंगे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लाइन पर है, वो लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें याद आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस पे चार्ज अगर होता है यहाँ पे तो याद आता सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम पे चार्ज के लिए हमारे पास था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो अभी लाइन पे चार्ज है तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एल मिला था। तो यहाँ पे अगर चार्ज कैलकुलेट करें तो दिस बिकम चार्ज इनटू लेंथ। अब हमारे पास फ्लक्स आ चुका है, चार्ज आ चुका है, नाउ अप्लाई द गॉस थ्योरम। एंड गॉस थ्योरम क्या था, गॉस थ्योरम। एंड गॉस थ्योरम क्या था कि जो फ्लक्स होगा वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। फ्लक्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया E इंटू 2 पाई आर एल, चार्ज की वैल्यू यहाँ लगाई लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास E का फॉर्मूला बनेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन वायर which is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught into r। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के लिए मेनली हमें 3 स्टेप्स याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप हमें इसका फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फ्लक्स के लिए ये cos 0 ये cos 90 क्योंकि हमें दो एंगल हमें दिखाई दिए थे तो दो पार्ट में हमने इस इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दिया। जैसे ही मेरे पास फ्लक्स आ जाएगा उसके बाद दूसरे स्टेप हम टोटल यहाँ पे चार्ज काउंट करेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे और वो चार्ज देखने के लिए हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसलिए हमने लैम्डा का यूज किया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ से चार्ज आया, फ्लक्स हमने निकाल लिया है, जैसे ही चार्ज फ्लक्स निकाल लेते हैं गॉस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे एंड गॉस थ्योरम को सॉल्व किया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अभी हमें एक और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट। एक प्लेन शीट लाइक कोई भी 2D फिगर हमारे पास एक प्लेन शीट पे रहेगा। इट इज इन रेक्टेंगुलर और इट्स वेरी सर्कुलर, किसी भी शेप में यहाँ पे बन सकता है। अब ये एक प्लेन शीट है तो ये यहाँ पे इस तरह से वर्टिकली रख दी, इसने थोड़ा सा इस शेप में लिखा है, इस तरह से नहीं रखी है, वर्टिकली रखी है। तो इसकी जो फील्ड लाइन तो नहीं बाहर की तरफ रहेंगे, वो सारी फील्ड लाइन इस टाइप में आ जाएंगी कि वो बोर्ड पर लाई कर जाए। तो ये टाइप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बनेगा इधर एंड यहाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी रहेगी। तो अगेन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से स्ट्रेट जा रही है तो यहाँ पे कर्व यानी कि स्फेरिकल सरफेस नहीं बना सकते। इसके अंदर फिर से हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है जो हमारे पास क्लोज्ड हो। क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के लिए हम यहाँ पे अगेन सिलेंडर प्लेस कर देते हैं। सिलेंडर इस तरह से प्लेस करेंगे जो ये अगर यहाँ पे सरफेस है तो सिलेंडर इस तरह से प्लेस करेंगे कि इसके बीच में सेंटर से एक सिलेंडर पास हो जाए। तो आधा सिलेंडर इस सरफेस के दिस साइड रहे और आधा सिलेंडर इस सरफेस के इस साइड रहे। यहाँ पे हमने कोई एरिया कंसीडर किया और वहां पे हमने एक सिलेंडर पर प्लेस कर दिया। हाफ रीजन सिलेंडर का इस साइड रहेगा, हाफ रीजन सिलेंडर का इस साइड रहेगा। एंगल
एरिया वेक्टर ये होगा, इधर एरिया वेक्टर होगा और कर्व सरफेस पर एरिया वेक्टर नीचे होगा और इसी तरह से इधर कर्व सरफेस पर एरिया वेक्टर ऊपर होगा। अभी देखें जरा बेस वाले एरिया वेक्टर को देखें तो बेस वाला एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में आ गया। बेस वाला एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में आने से तो यहाँ पे एंगल हमारे पास 0 डिग्री बन रहा है। इस बेस पर भी देखें तो एंगल 0 डिग्री बन रहा है, लेकिन कर्व सरफेस पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिया गया, तो यहाँ पर एंगल हमें 90 डिग्री देखने को मिलेगा। इस कर्व पे भी पूरी कर्व सरफेस पर एंगल 90 डिग्री देखने को मिलेगा। तो लाइन वायर पर भी हमने सेंटर को गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था, लेकिन वहां बेस वाले पर एंगल 90 हो गया था और कर्व सरफेस पर एंगल 0 हो गया था। इसी तरह से यहाँ से भी दो एंगल मिले हैं, तो हम प्लस निकालने के लिए दो एंगल का यूज करेंगे। सबसे पहले ई डी एस कॉस 90 कर्व सरफेस पर कंसीडर कर लेते हैं एंड प्लस ई डी एस cos 0 जो कि हमें बेस पर एंगल मिला, बिकॉज देयर आर टू बेस, इसलिए इट इज मल्टीप्लाई बाय 2। स्टेप सेम रहने वाले, प्लस निकालेंगे फिर चार्ज निकालेंगे एंड देन गॉसियन हम अप्लाई कर देंगे। ई यहां से बाहर निकालें, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds हम सरफेस एरिया करेंगे कर्व सरफेस का, बट cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, सो इट बिकम 0 टू ई यहां से बाहर निकालें, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds करेंगे, cos 0 का वैल्यू 1 होगा और यहाँ बेस का हम इंटीग्रल करेंगे। ये वैल्यू 0 बन गई एंड 2e इंटीग्रेशन ऑफ एरिया। एरिया अगर हम कैलकुलेट करें, बिकॉज ये एक सर्कल है तो एरिया बनेगा इसका पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ बन गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू 1, तो टोटल प्लस हमारे पास आ गया 2e पाई आर स्क्वायर। अब हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। चार्ज के लिए भी यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगा, क्योंकि प्लेन शीट पे अगर चार्ज फैला है तो वो सरफेस पे चार्ज फैला है, तो अगेन हम चार्ज डेंसिटी की हेल्प लेने वाले हैं और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाएंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा, वो कहता था कि चार्ज अपॉन एरिया। अगर हम चार्ज को निकालें यहाँ से तो हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। एरिया के सर्कल यहाँ पर है तो बनाएंगे पाई आर स्क्वायर। चार्ज आ गया है, प्लस आ गया है, अब हम गॉसियन में अप्लाई कर देंगे। गॉसियन में क्या है हमारे पास, applying Gaussian. Gaussian the flux is equal to charge upon area. Flux कितना है 2e pi r square, तो it is 2e pi r square. चार्ज कितना है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, so it become e is equal to sigma over 2 epsilon naught. So this is electric field due to a large plane sheet which is equal to sigma upon 2 epsilon naught. Sigma is surface charge density and epsilon naught is the permittivity of free space. ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप थोड़ा देखें तो बड़ी स्पेशल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, क्योंकि अभी तक जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल थी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये तो डिपेंड कर रही है सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी और परमिटिविटी पर। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमें मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था। और अगर हमने डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, डाइपोल पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, एक्सियल इक्वेटोरियल। एक्सियल में आया था 2pr3, इक्वेटोरियल में आया था pr3 ओनली। तो अगर देखा तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल r3 के मिला। लाइन वायर के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा तो वो मिला लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इनटू r, यानी कि ये r के इनवर्स प्रोपोर्शनल था। लेकिन प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्पेशल रही, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड ही नहीं करी। r क्रॉस 0, r क्रॉस 0 मतलब 1, नॉट डिपेंड।
नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, आर नॉट पे डिपेंड कर रही है। अभी दो केस हमें यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट विल हैपन व्हेन टू प्लेन शीट कम पैरेलल टू ईच अदर। अभी एक प्लेन शीट हमने डिस्कस करा है, अगर ऐसा हो कि वहां पे हमारे पास दो प्लेन शीट हो जाए, दो प्लेन शीट सपोज इस टाइप से, एक प्लेन शीट हमने रखा एंड इसके सामने एक प्लेन शीट हमने और रख दी एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। So electric field due to two parallel plane sheet सेम चार्ज प्लेन, पहला कंसीडर हमने किया है सेम चार्ज, अभी एक दूसरा करेंगे अपोजिट चार्ज। टू पैरेलल सेम चार्ज प्लेन शीट, तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे तीन रीजन बन गए। एक रीजन ऐसे करके हमने दो प्लेन शीट बन दी, एक रीजन जो लेफ्ट वाली प्लेन शीट के लेफ्ट में होगा, दूसरा रीजन जो राइट वाली प्लेन शीट से राइट में होगा, तीसरा रीजन यहाँ दोनों प्लेन शीट के बीच में होगा। तो लेट अस कंसीडर इट इज रीजन 1, इट इज रीजन 2 एंड दिस इज रीजन 3। तो यहाँ पे तीन रीजन हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, दो पैरेलल प्लेन शीट अगर रखते हैं। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को टोटल काउंट करेंगे तीनों रीजन में डिफरेंटली। तो सबसे पहले अगर इस फर्स्ट वाली प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए जो कि परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी, तो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी E1 और इधर से भी इसकी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 और यहाँ भी एरो इस तरह से रहेगा E1, क्योंकि प्लेन पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पे अगर कोई प्लेन शीट लगाए तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में जाने वाली है, तो थर्ड और सेकंड रीजन में आउटवर्ड की डायरेक्शन में जाएगा और लेफ्ट वाले रीजन में इधर की तरफ आएगी। अभी अगर सेकंड वाली शीट का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करें तो इधर की तरफ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इधर की तरफ इस डायरेक्शन में होगा। लेट्स अस कंसीडर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सेम डायरेक्शन में नहीं, थर्ड रीजन सेकंड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में मिली है। तो जहां पे हमें सेम डायरेक्शन मिली है वहां हमने फील्ड निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिया। तो अभी हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें फर्स्ट रीजन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज इक्वल हमको मिलने वाला है E1 प्लस E2, दैट मीन E1 हमारे पास आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 भी आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम लें तो दिस बिकम सिग्मा अपॉन सिग्मा प्लस सिग्मा दैट इज 2 सिग्मा। अगर कैंसिल करेंगे 2 से 2 कैंसिल यहाँ पे हो गया तो हमारे पास बचा कितना, E नेट फर्स्ट रीजन में मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली सेकंड रीजन कंसीडर करें, तो सेकंड रीजन में भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी नेट फील्ड निकालने के लिए दोनों को ऐड कर लेंगे। नेट फील्ड इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। E1 का फॉर्मूला सेम यहाँ पर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट गॉसियन से हमें मिला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ भी प्लस करें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लें 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज सिग्मा प्लस सिग्मा अगेन 2 सिग्मा, कैंसिल करें 2 से 2 तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा अगेन यहाँ पर भी सेम, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट एंड सेकंड रीजन में
दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ गई तो सेम डायरेक्शन थी। लेकिन थर्ड रीजन अगर देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिली। एंड अपोजिट डायरेक्शन में जब हम थर्ड रीजन में आए तो नेट फील्ड निकालने के लिए यहां पे सब्ट्रैक्ट करना होगा E1 माइनस E2। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब फील्ड होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड करेंगे। कोई एंगल सब्ट्रैक्ट होगा तो पीछे डिस्कस किया था कि वेक्टर वाला वो ऐड करेंगे। E1 था हमारे पास गॉसियन से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें आंसर मिलने वाला है यहाँ पर 0। तो अगर दो सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी की दो शीट्स सेम चार्ज अगर हम एक दूसरे के साथ लाते हैं तो दोनों प्लेट के जो साइड में रीजन है दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी, डबल मीन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। और जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास 0 हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने निकाली तो वो डबल हो जाएगी एंड इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी। अब इसका दूसरा केस देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पैरेलल सेम नहीं अपोजिट चार्ज प्लेन शिफ्ट अगर हमारे पास है तब मीन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो प्लेट है जो कि अपोजिटली चार्ज। कंसीडर करें यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव प्लेट है दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, अपोजिट चार्ज अगर पैरेलल प्लेन शिफ्ट होती है। यहाँ पे भी तीन रीजन देखने को मिलेंगे। एक रीजन जो पहली वाली प्लेट से लेफ्ट में होगा उधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की क्योंकि आउटवर्ड होती है तो ये डायरेक्शन होगी। और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो भी आउटवर्ड होगी, दैट मीन ये डायरेक्शन होगी। जब दूसरी प्लेन शीट की अगर हम डायरेक्शन बनाएंगे क्योंकि दूसरी प्लेन शीट हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह आएगी कि ये इनवर्ड होगी, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड हियर इस साइड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आएगी कि ये इनवर्ड होगा E2। अभी हम अगेन यहाँ पे हमें तीन रीजन देखने को मिले, फर्स्ट रीजन जो लेफ्ट में रखा, सेकेंड रीजन जो इधर रखा एंड थर्ड रीजन इन दोनों के बीच में। तो फर्स्ट रीजन में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट रीजन में हमें मिलेगी वो एक दूसरे का अपोजिट मिलेगी एंड अपोजिट की इलेक्ट्रिक फील्ड हम नेट फील्ड निकालने के लिए कैंसिल कर बाय सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट रीजन में हम निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाना है E1 माइनस E2। E1 का फॉर्मूला अगेन गॉसियन से हम देखेंगे तो सेम फॉर्मूला देने वाला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगेन यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बिकॉज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पर फील्ड मिली हमें 0। सिमिलरली अगर हम सेकंड रीजन देखें तो सेकंड रीजन में भी आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ भी जो नेट फील्ड है वो एक दूसरे के अपोजिट है तो हम नेट फील्ड निकालेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकंड रीजन पे आएंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इट इज अगेन E1 माइनस E2, दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी दोनों इक्वल एंड अपोजिट साइन हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें नेट फील्ड 0 मिलेगी। अभी थर्ड केस देखें, थर्ड रीजन देखें तो E1 एंड E2 दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, ये E1 है यही E2 की डायरेक्शन है तो दोनों की सेम डायरेक्शन हो गई। तो थर्ड रीजन में हमें निकालने के लिए दोनों सेम डायरेक्शन मिल गए तो नेट फील्ड यहाँ पर हम ऐड करेंगे। थर्ड रीजन में नेट फील्ड निकालने के लिए E नेट इज इक्वल टू मिलेगा हमारे पास E1 प्लस E2। E1 हमारे पास होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम लें
तो सिग्मा प्लस सिग्मा बन जाएंगे 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास नेट फील्ड बनेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटली डिफरेंट हमें रिजल्ट मिल रहा है। जो रिजल्ट हमें दो पॉजिटिव प्लेन शीट से मिले थे, सेंटर में 0 हो गई थी, लेफ्ट एंड राइट डबल हो गई थी। तो यहाँ पे टोटली डिफरेंट रिजल्ट मिल रहा है कि सेंटर में तो डबल हो गई, डबल मीन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गई, एंड लेफ्ट एंड राइट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। तो डायरेक्टली इनके रिजल्ट को थोड़ा याद भी रखना है, क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे तो वहां पे डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला यूज होने वाला है कि दो प्लेन शीट सेम चार्ज है, सेंटर में कितना फील्ड है, लेफ्ट एंड राइट कितना फील्ड है। दो प्लेन शीट अपोजिट चार्ज है, सेंटर में कितना फील्ड है, लेफ्ट एंड राइट कितना फील्ड है। एंड सिंगल प्लेन शीट है तो उसका क्या फॉर्मूला है, सिंगल लाइन वायर है क्या फॉर्मूला है। तो आगे भी इससे काफी डिस्कस करेंगे एज अ फॉर्मूला यूज होगा।